दोस्तों, मेरे इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए मैं कर रहा हूं और इसमें हम जो पूर्व में देख चुके हैं उससे अलग हटकर के बात करेंगे। अब तक हमने अपने व्याख्यानों में मेरा प्रिय लेखक या प्रिय साहित्यकार के रूप में हमने 2 साहित्यकारों का अध्ययन किया था, बाकी औरों का और आगे करेंगे। आज हम हिंदी साहित्य में जो विविध काव्य आंदोलन हुए हैं उन काव्य आंदोलनों की क्रम से चर्चा करते जाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, गीत, नवगीत इत्यादि जो प्रमुख काव्य आंदोलन रहे हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा हो सकता है कि हम कुछ अवसर मिलेगा, समय मिलेगा तो और जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिए गए हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे या थोड़ी थोड़ी चर्चा उन पर भी करते जाएंगे बीच बीच में। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सिद्धांत और विमर्श भी शामिल किए गए हैं, लेखक भी शामिल किए गए हैं, राजस्थान का जो हिंदी साहित्य है उस पर भी विचार किया गया है और लोक साहित्य और संस्कृति पर भी विचार किया गया है। एक इकाई विभिन्न जो काव्य आंदोलन आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास क्रम में जो आए, विभिन्न जो काव्य की शैलियाँ आई, उन शैलियों में से कुछ शैलियाँ जिन्हें ये आंदोलन का नाम देते हैं या वाद का नाम देते हैं, उन पर थोड़ी समझ विकसित करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ें रखी गई है। हम इसमें से आज जो है प्रयोगवाद नाम का जो काव्य आंदोलन शुरू हुआ या कविताओं की एक नई विधा जो शुरू हुई या शिल्पगत रूप से एक जो शिल्पगत और विषयगत रूप से जो एक नई चीज़ें साहित्य में आई, उन सब को लेकर के एक विशेष प्रकार की कविताएं लिखी गई जिन्हें एक नाम दिया गया प्रयोगवाद। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्रयोगवाद जब शुरू हुआ या प्रयोगवादी कविताएं जब लिखी जानी शुरू हुई तो उस समय या उससे पूर्व में एक प्रगतिवादी नाम से साहित्य आंदोलन चल रहा था या कविताओं का आंदोलन चल रहा था या वैसी कविताएं लिखी जा रही थी जिन्हें हम प्रगतिवादी कविताओं के नाम से जानते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक तरह की कविताएं जब लंबे समय तक चलती है तो वो अपना प्रभाव खोने लगती है। तो प्रगतिवादी काव्य भी भारतीय समाज और साहित्य में धीरे धीरे अपनी सुदृढ़ स्थिति को कमजोर होने से नहीं बचा पाया, वो अपने आप को मजबूत नहीं रख सका और लोगों की चाहत कोई नई चीज़ की तरफ हो रही थी। अर्थात प्रगतिवाद अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहा था। उसी समय में एक नए प्रकार का साहित्य जब 1943 में अज्ञेय जी ने एक तार सप्तक नाम की पत्रिका, एक पुस्तक निकाली जिसमें इन्होंने कुछ कवियों की कविताओं का संकलन किया। लंबी चर्चा हम सप्तक के अंतर्गत करेंगे तब देखेंगे। सप्तक का मतलब यह है कि इन्होंने इसमें 7 कवियों को लिया, बस इतना ही अभी हम देखेंगे। और किस तरह की कविताएं थी वो तो आप अब समझ ही रहे होंगे कि जब हम प्रयोगवादी कविताओं के अंतर्गत इस नाम की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कविताएं जो थी वो प्रयोगवादी विशेषताओं वाली ही थी। तो अब हम इस पे पूरी चर्चा करते हैं कि उत्तर छायावादी जो काल आया था उसको हमारे जो समीक्षक रहे हैं वो उसको मूलतः 2 कोटियों में विभक्त करते हैं, 2 तरह का उसका विभाजन करते हैं। एक तो प्रगतिवादी और दूसरा प्रयोगवादी। तो प्रगतिवादी की चर्चा तो मैंने आपसे कर ली।
और प्रयोगवाद की चर्चा बहुत प्रारंभ में की थी। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जो था उसमें जो काव्य लिखा जा रहा था उसमें कोई बहुत अंतर या बहुत स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब दोनों तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे तो बीच बीच में ऐसा साहित्य भी रचा जा रहा था जिसमें दोनों के गुण थे। संक्रमण काल जिसको हम कहते हैं, संक्रमित साहित्य जिसको हम कहते हैं, जो न तो प्रयोगवादी था और न ही प्रगतिवादी। ये शुरुआती दौर है। लेकिन जब 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन करवाया, जिसका संपादन भी इन्हीं का था और संकलन भी अज्ञेय जी का ही था, तो यहाँ से हमारे विद्वजन मानते हैं कि सही मायने में प्रयोगवाद का श्री गणेश माना जा सकता है। तार सप्तक के कवियों के बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, अभी अपने उसकी बात नहीं करेंगे। और यही कारण है कि जब प्रयोगवादी कविताओं की चर्चा होती है तो प्रयोगवादी कविताओं का प्रवर्तक या प्रयोगवाद का प्रवर्तक जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है वो है अज्ञेय जी। तो कहा जा सकता है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कविताओं के प्रवर्तक थे। इस बारे में केसरी कुमार का कहना है कि प्रयोगवाद का वास्तविक रूप से प्रारंभ तो 1936 से 1938 में लिखी गई नलिन विलोचन शर्मा की जो कविताएं थी उनकी कविताओं के समय से हो गया था। ये उनका अपना विचार है। लोग कहाँ मानते हैं 1943 से, लेकिन केसरी कुमार का कहना है कि 1936 से 38 में जो नलिन विमोचन ने जो कविताएं लिखी थी उनसे इनका प्रारंभ हो गया था। तो ये जो है ये प्रयोगवाद जो है या प्रयोग को एक वाद विशेष मानते थे। इसमें प्रमुख नाम आते हैं केसरी कुमार, नलिन और नरेंद्र शर्मा। केसरी कुमार, नलिन विलोचन और नरेंद्र शर्मा, इन्होंने इस तरह की कविताओं को एक नाम दिया था प्रपद्यवाद। ये याद रखिएगा नाम, जब आपसे प्रयोगवाद की चर्चा या प्रारंभ पूछा जाए तो ये प्रपद्यवाद जरूर आएगा। वो इसको प्रपद्यवाद का नाम देते हैं और इस प्रपद्यवाद को इन तीनों के नामों को प्रथम अक्षर से बुला करके इसको एक नया नाम भी दिया जाता है, एक अन्य नाम भी दिया जाता है जिसको हम नकेनवाद कहते हैं। नकेनवाद कैसे हुआ? नलिन न, केसरी क या के और नरेंद्र फिर वापिस न, तो नकेनवाद नाम से भी ये कविताएं जानी गई। और 1952 में इन लोगों ने एक 10 सूत्री घोषणा पत्र भी इस बारे में जारी कर दिया था कि इन कविताओं में क्या होता है, जिसमें 1954 में इन्होंने 2 सूत्र और जोड़ दिए। इससे पहले 1947 में प्रतीक नामक पत्रिका प्रकाशित हुई और 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इन दोनों रचनाओं, इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से इस प्रयोगवाद को पूरी तरह से मान्यता मिल गई। और इसके साथ साथ कालांतर में कल्पना और आलोचना नामक जो पत्रिकाएं थी या अन्य कई पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं के सहयोग से प्रयोगवाद की काव्यधारा भारतीय या हिंदी साहित्य समाज में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई थी। तो यहाँ तक आते आते प्रयोगवाद ने अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया था, अपनी मान्यता को स्थापित कर लिया था।
अब एक सवाल उठता है कि क्या लोगों ने इस वाद को, इस तरह की कविताओं को आसानी से स्वीकार कर लिया? क्या पूर्व में स्वीकार किया गया था? हर नई चीज को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता और उसका विरोध होता है। उसी तरह से ये जो प्रयोगवाद था उस पर भी वही आरोप लगाए गए जो कि पूर्व के नए नए जो काव्य के तरीके आजमाए जाते थे उन पर लगे थे। प्रयोगवाद पर क्या आरोप लगा, इसका एक छोटा सा नमूना हम देख लेते हैं कि आलोचकों ने यह आरोप लगाया कि इसका नाम रखा गया है प्रयोगवाद। क्या पूर्व में काव्य में कोई प्रयोग किए नहीं गए जो इसी को प्रयोगवाद कहते हैं? तो इसका भी जवाब हमारे आलोचकों ने दिया था, लेकिन जो आलोचक थे उन्होंने तो अपने आरोप को लगा ही दिया। तो इस तरह से इनको भी उस समय के जो तात्कालिक लोग थे, पुरानी विचारधारा से के जो लोग थे, और वो जैसा सोचते थे समझते थे, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार इसको गलत भी बताया। लेकिन गलत बताने से नई चीज़ कभी समाप्त नहीं होती और नई चीज़ आगे से आगे आती रहती है और जो अच्छा होता है वो आगे बढ़ता भी रहता है, और खराब होता है वो धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसके लिए फालतू में झगड़ा करने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। हालांकि साहित्य में इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो अब हम देखते हैं कि यह जो एक कविता का दौर आया था जो परस्पर विरोधी था लेकिन नवीनता लिए हुए था, जो नवीनता की हमेशा दुहाई देता रहता था और प्रयोगों पर अत्यधिक बल देता था, और यही कारण रहा कि जो इसके जो प्रवर्तक कवि थे अज्ञेय, वो इसको प्रयोगवाद की जगह इसमें प्रयोगशील जो शब्द है वो अधिक उचित मानते हैं, और इन्होंने इसका जो अपने प्रयोगवाद जो एक आक्षेप लगा, वाद जो लगा, वाद लगते ही कई चीज़ें, मेरा ये मानना है कि वाद आते ही एक चीज़ नकारात्मक थोड़ा सा बिंदु उसमें घुस जाता है। वाद का मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए कहीं ना कहीं, और जब पूर्वाग्रह आ जाता है तो आपके विचारों में बंधन या जकड़न आ जाता है। तो अज्ञेय ने भी ये माना था कि इससे कहीं जकड़न न आ जाए, इसलिए उन्होंने जो दूसरा तार सप्तक जब प्रकाशित करवाया था तो इसका स्पष्टीकरण भी आपने उसमें दिया था। अब इतने नाम आए इसके, 2 नाम 3 नाम 4 नाम आए, या उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद प्रयोगवाद का जो नाम था, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, 1951 तक आते आते इसको मान्यता प्राप्त हो गई। कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से, कुछ विशेष, जैसे अज्ञेय ने जो तार सप्तक की भूमिका लिखी थी या प्रारंभ में जो बातें अपने लिखी थी, उसके माध्यम से इसमें प्रयोगवाद को, इस प्रयोगवाद नाम को एक मान्यता मिल गई। ये तो थी हमारे इसकी, मैंने एक आपके सामने इस विषय को स्थापित करने की कोशिश की है। अब आते हैं प्रयोगवाद का नामकरण और उसका विश्लेषण, उस पर आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम प्रयोगवाद कविता कहते हैं तो सवाल सीधा सीधा लगता है, जो विरोधियों ने आक्षेप भी लगाया था कि इसका नाम आप ये बताइए कि प्रयोगवाद क्यों रखा गया, या इन कविताओं को प्रयोगवादी कविताएं क्यों कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुतः प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट शब्द के लिए हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, और ये आपको याद रखना चाहिए कि आज का युग या आधुनिक युग विज्ञान का युग है, और विज्ञान में क्या होता है, प्रयोग। विज्ञान में हर चीज किससे सामने आती है, प्रयोग के माध्यम से। वो सही है या गलत है, प्रयोग किए जाते हैं और उसके पश्चात उस पर निष्कर्ष आता है, वो निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। तो यहाँ जो प्रयोगवादी कवि थे
उन्होंने भी साहित्य में प्रयोग को करने का प्रयास किया। और इसीलिए अज्ञेय का यह कहना था कि जो कवि अपने आप को प्रयोगशील मानते हैं, जो अपने आप को सिर्फ प्रयोगकर्ता मानते हैं, वही इसमें शामिल हों। जिन्होंने अपने आप को पूर्ण मान लिया, ये मान लिया कि हम तो सब कुछ हैं, हमारे काव्य में तो कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कवियों का इन कविताओं में या तार सप्तक जो इन्होंने संपादित किया उसमें कोई स्थान नहीं होगा। और वर्तमान जो विज्ञान का युग है वो एक नवीन दृष्टि लेकर के, नवीन दृष्टिकोण लेकर के आया, जिसका तात्पर्य ही ये होता है कि प्रयोग दृष्टि कैसी होती है? प्रयोगात्मक होती है। और कार्य होता है इनका बौद्धिक विश्लेषण, अर्थात प्रयोग करो और फिर उसका वो विश्लेषण करो, बौद्धिक विश्लेषण करो। ये तो है साइंस का, विज्ञान का। तो जिस प्रकार से वैज्ञानिक युक्ति और तर्क के साथ पदार्थों का विश्लेषण करता है और एक नई चीज हमारे सामने लाता है या नवीन रूप में हमारे सामने लाता है पुरानी चीज को ही, तो उसी प्रकार साहित्यकार भी मानसिक भावनाओं का विश्लेषण करता है, उस पर प्रयोग करता है और फिर उसे कविता में ढाल करके एक नए रूप की कविता हमारे सामने लाता है। नवीन प्रयोग के पक्षपाती जो कवि हैं और प्रयोगशील कवि विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके कविता का एक निश्चित मार्ग तय करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि कविता लिखने के नए नए तरीके हर युग में छाते रहे हैं, आते रहे हैं, लेकिन इन कविताओं के लिए प्रयोगवाद नाम रूढ़ हो गया, मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, जो कि कुछ नए बोध या नए बोधों, संवेदनाओं और उन्हें प्रेषित करने के जो शिल्पगत नई विशेषताएं थी, नए चमत्कार थे, उनको लेकर के आई थी। और ये सब हुआ कब? अंतिम तौर पर 1943 में, जबकि अज्ञेय ने 1943 में पहला तार सप्तक प्रमुख 7 कवियों की कविताओं के साथ छापा। इन कवियों में कौन कौन से थे? गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आप अज्ञेय जी का नाम पूरा याद रखें, क्योंकि आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्योंकि लंबा नाम है, याद रखना मुश्किल होता है, हम छोटे नाम से परिचित रहते हैं और वही ध्यान रहता है, पूरा लंबा नाम हमको याद नहीं रहता। इसी तरह 2-3 कवि और भी हैं, और कुछ कवियों के नाम महिलाओं से मिलते जुलते हैं, कुछ महिला रचनाकारों के नाम पुरुषों से मिलते जुलते हैं। तो आरपीएससी में और यूपीएससी में प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये लेखक है या लेखिका है, और हम संशय में पड़ जाते हैं यदि हम ध्यान दे करके पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यहाँ जब तार सप्तक काव्य संग्रह, जिसका संकलन संपादन अज्ञेय जी ने किया था, उसमें आपने वो संकेत जो मैंने पहले बात की थी, तब ऐसे संकेत दिए। वो मानते हैं कि जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया। देखिए यहाँ दर्शन और धर्म की बात दूसरे रूप में आ रही है, यहाँ कविता के लिए आ रही है। और यही बात जब ईश्वर को प्राप्ति की आती है तो धार्मिक लोग या जो साधु संत है वो कहते हैं कि हमने पूर्ण सत्य प्राप्त कर लिया है। ये पूर्ण सत्य को नहीं करें, ये कहते हैं कि काव्य का सत्य पा लिया है, ऐसा दावा नहीं करते हों जो कवि, और अपने को कविता के लिए प्रयोग करता ही मानते हों। केवल इस तरह के अन्वेषी ही अपने आप को इस काव्य के अनुरूप रख सकते हैं।
वस्तुतः इन्हीं विचारों को ध्यान में रख करके तार सप्तक में संकलित कविताओं के लिए परिहास परिहास में ही प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। परिहास में, हास्य परिहास में ही, जैसे छायावाद को परिहास में नाम दिया गया था, इस पे भी कोई नाम स्वीकृत नहीं हो रहा था। अब मैं नाम तो मेरे को याद इस वक्त नहीं आ रहा है, किसने कहा था याद नहीं आ रहा है। छायावाद को मजाक मजाक में, हंसी मजाक में उन्होंने छायावाद नाम दे दिया, और वो नाम इतना प्रसिद्धि पा गया कि पूरे उस तरह की जो उस समय का काव्य आंदोलन था उसको पूरे को छायावाद नाम दे दिया गया। इसी तरह से इसको भी हास परिहास में ही जो प्रयोगवाद नाम दिया, और यह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे कि मैंने भी छायावाद नाम लिया, द्विवेदी युग के बाद जो साहित्य आया था उसे छायावाद नाम दिया गया था। अब नामवर सिंह जी जो हैं वो ये मानते हैं कि प्रयोगवाद नाम चलने का मूल कारण तार सप्तक में जो संपादकीय लिखा था और कुछ अन्य जो वक्तव्य आए थे उनके आधार पर ही प्रयोगवाद नाम को एक मान्यता मिली या ये नाम चलन में आया। अब चूंकि हम नामकरण पर ही चर्चा कर रहे हैं प्रयोगवाद की, तो देखिए किस किस तरह से नाम को इसको मान्यता मिली। अब उन लोगों में क्या चीज़ है, इस संज्ञा के बीज जो है वो वहीं से पड़े, ऐसा उनका मानना है नामवर सिंह का। प्रयोगशीलता, प्रयोग, इनमें साफ तौर पर इनकी विशेषताओं के रूप में मिलता है, और उसी प्रयोग के लटके झटके को लोगों ने पकड़ लिया और उस कारण से इसका नाम प्रयोगवाद दे दिया। देखिए लटके झटके भी मान रहे हैं कई। नामवर सिंह कहते हैं कि संपादकीय में जो लिखा गया उसके कारण हुआ, और अज्ञेय जो कह रहे हैं या कुछ अन्य जो विद्वान कह रहे हैं वो कहते हैं कि जो सिर्फ प्रयोग का विषय मानते हैं या स्वयं को सत्य नहीं मानते, कि सत्य का ज्ञाता नहीं मानते कि कविता क्या होती है, सिर्फ अन्वेषक ही अपने आप को मानते हैं, तो ऐसी कविताओं को जो हम प्रयोगवाद कविताओं के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से हिंदी की रोमांटिक कविताओं के लिए जिस तरह से अंग्रेजी में रोमेटिज्म था, रोमेटिज्म, उसको रोमेटिज्म कविताओं को पूरी तरह से उसी का अनुवाद करके जो अर्थ निकलता है उसका नाम नहीं दिया गया, वो संज्ञा उसको प्रदान नहीं की गई, बल्कि उसको क्या कहा गया, छायावाद कहा गया हिंदी में। रोमेटिज्म का नाम तो अलग होता है अर्थ, लेकिन वो नहीं, बल्कि छायावाद नाम दिया गया। तो इसमें और उसी तरह से जो है इस तरह की कविताओं को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि काव्य के नामकरण में यह आवश्यक नहीं है कि औचित्य और अनौचित्य का ध्यान पूरी तरह से रखा जाता हो। बिना औचित्य बिना अनौचित्य का ध्यान किए भी कई बार वो नाम स्वीकृत हो जाता है। इसलिए इस पर इसकी सार्थकता और निरर्थकता पर विचार करना हम ये समझते हैं कि बेकार ही होता है, उसमें समय ही जाया हम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रयोगवाद के संबंध में विभिन्न विचारकों के अलग अलग अपने विचार रहे हैं, और इस संबंध में जब प्रयोगवाद अर्थात वाद शब्द पे जोर दिया जाने लगा तो इस तरह की कविताओं के प्रवर्तक अज्ञेय तो यही कहते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी भी नहीं हैं। देखिए अगले को कहना पड़ा है, मैंने पहले बताया कि वाद सब लगते ही सीमाएं जारी हो जाती है। काव्य हो चाहे व्यक्ति हो चाहे विचार हो, वो फिर एक बंधन में जकड़ जाते हैं, और अज्ञेय जी को कहना पड़ा जकड़न से निकालने के लिए, बचाने के लिए, कि हम प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, हम वादी नहीं हैं, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। अर्थात कविता लिखने वाले को कवितावादी कहोगे, वो जितना सार्थक या निरर्थक आप मान सकते हो उतना ही हम प्रयोगवादी हैं।
इतना होते हुए भी जिस तरह से छायावाद को प्रसिद्धि मिली एक विशेष नाम से, तो उसी प्रकार से प्रयोगवाद नाम भी साहित्य में प्रचलित हो गया। और डॉक्टर गोविंदराम शर्मा जो है वो इस बारे में कहते हैं कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद कविता की एक नूतन शैली है, एक नई शैली है जो कवि द्वारा अनुभूत सत्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयोगों को आत्मसात करती है। अनुभूत कौन करता है सत्य? कवि करता है। किस तक पहुंचाता है? पाठक तक पहुंचाता है। किस तरह से पहुंचाता है? विभिन्न प्रयोगों को आत्मसात करके। ये तीन चीजें आ गई आपके अब तक। प्रयोगवाद में कवि वस्तु के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं होता। कवि का किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आग्रह नहीं होता है, और न ही प्रयोगवाद एक विशेष प्रकार का कोई झुकाव इसमें, न तो राजनीतिक, न सामाजिक, न धार्मिक किसी तरह का कोई झुकाव इस तरह के साहित्य में आपको नहीं मिलता है। तो फिर इसमें मूलतः जिस चीज पर अधिक बल दिया जाता है वो है शैलीगत नवीन प्रयोग। और इस बारे में यदि आप उदाहरण दें तो बहुत सी कविताएं आपको मिल जाएगी, जिनमें से आपको मैं कह सकता हूं कि एक मैं कह रहा हूं, अल्लाह रे अल्लाह, होता न मनुष्य में तो होता कर्म कल्ला। अल्लाह रे अल्लाह, होता न मनुष्य में तो होता कर्म कल्ला। रूखे कर्म जीवन से उलझता न पल्ला। रूखे कर्म जीवन से उलझता न पल्ला। चाहता न नाम कुछ, मांगता न दाम कुछ, करता न काम कुछ, बैठता निठल्ला। अल्लाह रे अल्लाह। अब बोलिए, क्या पूर्व में ऐसी कविताएं लिखी जा रही थी? नहीं लिखी जा रही थी। पहले कुछ संदर्भ लेके चलती थी। इसमें भी संदर्भ तो है लेकिन तरीका अलग है। लेकिन एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो जो है उसमें कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने देखा पेड़, चांद का तलैया, अक्षत यौवना कुमारी। क्या मतलब है इस कविता का? कहीं कोई तारतम्य ही नहीं है, लेकिन प्रयोग चल रहे हैं। तो जब प्रयोग चलते हैं तो नई नई चीजें आती हैं, कुछ अच्छी आती हैं, कुछ खराब आती हैं, और उनमें से अच्छी रह जाए याद रखी जाएगी, पुरानी को खराब को भुला दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समापन की तरफ ले जाता हूँ। कल हम प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, और यदि अपने पास समय हुआ तो हम प्रयोगवाद के उद्भव और विकास के जो कारण हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।